वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक है। तो राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 52 से आर्टिकल 61 तक है और यह संसदीय कार्यपालक का प्रधान होता है। हालांकि 52 से 161 अनुच्छेद यह पूरा जो है संसद के बारे में है, कार्यपालिका के बारे में है। तो उसी का एक अंग है राष्ट्रपति, जो कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो हम लोगों ने आर्टिकल 52, 54, 55, 56, 57 इन सभी के बारे में देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 61, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अर्थात इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। हमने आर्टिकल 57 में देखा था कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। एक राष्ट्रपति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो आर्टिकल 61 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर इम्पीचमेंट लगता कैसे है राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटा सकते हैं। तो इम्पीचमेंट है कि यदि राष्ट्रपति ने संविधान के नियम का उल्लंघन किया, यदि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया तो उसे हटाने के लिए, तो उसे उसके पद से हटाने के लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। हालांकि आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। याद रखेंगे कि आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, क्योंकि किसी भी राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं किया। आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कब लगाया जा सकता है? जब राष्ट्रपति ने संविधान के किसी नियम का उल्लंघन किया, और यदि नियम का उल्लंघन किया तो उसे हटाने के लिए ही महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, क्योंकि किसी भी राष्ट्रपति ने आज तक भारतीय संविधान के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। तो ये तो था आर्टिकल 61 में लिखा गया है। अब ये जो महाभियोग है कौन लगा सकता है? तो राज्यसभा या फिर लोकसभा दोनों लगा सकते हैं। तो जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है दोनों लगा सकते हैं। यह बात लिखा गया है आर्टिकल 56 में। तो आर्टिकल 56 में ही यह बता दिया गया है राष्ट्रपति अपने पद से कैसे हट सकता है। तो आर्टिकल 56 में लिखा गया है कि राज्यसभा या लोकसभा दोनों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति पर लोकसभा या राज्यसभा दोनों
दोनों ही सदनों में महाभियोग लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग दोनों सदनों में लगाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या चाहे फिर लोकसभा हो। तो राज्यसभा या फिर लोकसभा दोनों सदनों में ही यह महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जा सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि या तो राज्यसभा में ही लगाया जाएगा या फिर लोकसभा में ही लगाया जाएगा। तो अब इसकी प्रक्रिया क्या है, यह बात लिखा गया है आर्टिकल 56 में ही। तो अनुच्छेद 56 में ही यह बात लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वह दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 61 में पूरी प्रक्रिया बताई गई है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। अब ये प्रक्रिया क्या है कि जिस सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उस सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगर 1/4 के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लग सकता। तो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत आसान है। कैसे लगता है कि यदि जिस सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है जिस सदन में महाभियोग लगाया जाता है तो उस सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। तो जिस सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जैसे कि यदि उस सदन में 100 सदस्य हैं तो कम से कम 25 सदस्य, 100 का 1/4 25 सदस्य होगा तो कम से कम 25 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है, तभी यह महाभियोग लग सकता है। लेकिन हस्ताक्षर होने के बाद भी अगर 1/4 सदस्यों ने प्रस्ताव को पारित कर दिया अगर 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिया, प्रस्ताव को पारित कर दिया, तो उसी सदन में चर्चा करने के, अर्थात राष्ट्रपति की जो महाभियोग लगाई जाएगी तो उस पर चर्चा होगा। तो चर्चा करने के 14 दिन पहले
14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी और उस प्रस्ताव पर लोकसभा के 2/3 सदस्यों के द्वारा लोकसभा के 2/3 सदस्यों द्वारा अर्थात 2/3 सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित हो जाता है। तो उस प्रस्ताव पर लोकसभा के 2 सदस्यों के द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है। प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह जो प्रस्ताव है जिसे बिल भी कहा जाता है, तो वह प्रस्ताव या बिल राज्यसभा में चला जाता है। राज्यसभा में चला जाता है। राज्यसभा में चला जाता है और वहां पर 2/3 बहुमत से पास हो जाए और वहां पर यदि यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ देना पड़ेगा। अन्यथा वह अपने पद पर ही बना रहेगा। तो सिंपल सा है कि देखिए राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट कैसे लगाया जाता है कि जिस सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगर 1/4 के सदस्यों का हस्ताक्षर हो गया तो उसके बाद राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी कि आप पर जो है इम्पीचमेंट लगाया जा रहा है, आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। और उसके बाद यह सूचना देने के बाद लोकसभा के तो 14 दिन पहले यह सूचना देना पड़ेगा। तो कई बार एग्जाम में आया है, इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कितने दिनों पहले की सूचना दी जानी पड़ेगी, तो 14 दिन। और यह आर्टिकल किस में वर्णन है, तो आर्टिकल 61 में कई बार एग्जाम में आया भी है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन किस में है, तो आर्टिकल 61 में। अब 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। यदि सूचना देने के बाद उस प्रस्ताव पर लोकसभा के 2/3 सदस्यों के द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है
तो वह फिर चला जाएगा राज्यसभा के पास और यह बिल पारित हो जाएगा। और वह बिल यदि राज्यसभा में चला जाता है और राज्यसभा के 2/3 सदस्य भी उसे प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तब यह जो इम्पीचमेंट है, महाभियोग है, वह लागू हो जाएगा और राष्ट्रपति को अपना पद त्याग देना पड़ेगा। अगर लोकसभा 2/3 बहुमत साइन करके राज्यसभा के पास भेज देता है, लेकिन राज्यसभा में 2/3 सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित नहीं होता, तो राष्ट्रपति अपने पद पर ही बना रहेगा, क्योंकि उस पर कोई इम्पीचमेंट लागू नहीं होगा, अर्थात उस पर कोई महाभियोग लागू नहीं होगा। तो ये प्रक्रिया है अब महाभियोग लगाने का। अब देखिए कि तो क्लियर हो गया होगा कि महाभियोग कैसे लगाते हैं। कि यदि ऐसा लगा कि राष्ट्रपति ने किसी संविधान के नियम का उल्लंघन किया है, तो यह इम्पीचमेंट किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इसकी लगाने की प्रक्रिया है, किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो गया तो उसके बाद राष्ट्रपति को हस्ताक्षर होने के 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी कि आप पर इम्पीचमेंट लाया जा रहा है, आप पर महाभियोग लगाया जाएगा। उसके बाद वह बिल चला जाएगा लोकसभा में। अगर लोकसभा में है तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से उसे पास होना पड़ेगा। अगर लोकसभा के 2/3 सदस्यों के द्वारा बहुमत से वह पारित हो गया तो उसके बाद वह चला जाएगा राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा के पास जब वह जाएगा तो वहाँ भी उसे 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। अगर पहले ही राज्यसभा में बिल है और वहाँ पे 2/3 बहुमत से पारित हो गया, तब तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित होना पड़ेगा ही, क्योंकि राज्यसभा अंतिम निर्णय है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लागू हो जाएगा। अगर 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में सिग्नेचर नहीं हुआ तो फिर इम्पीचमेंट लागू नहीं होगा और राष्ट्रपति अपने ही पद पर बना रहेगा। तो किसी भी जो बिल है वह पहले लगभग लोकसभा में ही लाया जाता है, तब जाके राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। हम लोग आगे देखेंगे कि लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि उम्र के कारण। क्योंकि लोकसभा में 25 बरस के मिनिमम उम्र 25 बरस है अगर लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए अधिकतम उम्र मिनिमम उम्र 30 बरस है। तो इसी कारण लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। अब देखिए कौन कौन लोग इस इम्पीचमेंट में भाग नहीं लेंगे। तो कौन कौन से लोग भाग नहीं लेंगे, तो सदन के कौन कौन लोग भाग नहीं लेंगे। सदन के कौन से लोग महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि 2/3 बहुमत है तो वे 2/3 एंग्लो इंडियन हो वो भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा नहीं। तो कौन कौन लोग भाग नहीं लेंगे महाभियोग में, जैसे कि अगर हमने इसे एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझने का प्रयास किया तो इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि सदन के 2 सदस्य हैं। सदन के 2 लोकसभा, एक सदन है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो यह निम्न सदन है और यह उच्च सदन है। अब लोकसभा के कौन कौन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो लोकसभा के कौन कौन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 2 सदस्य, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 2 सदस्य, क्योंकि राष्ट्रपति 2 सदस्यों को जो मनोनीत करता है वे भाग नहीं लेंगे। लोकसभा के 2 सदस्यों को जो एंग्लो इंडियन होते हैं तो उनको मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति। तो जाहिर सी बात है कि ये राष्ट्रपति तुरंत हस्ताक्षर कर देंगे राष्ट्रपति के महाभियोग के कि उन्हें इम्पीचमेंट न लगाया जाए। इम्पीचमेंट नहीं लगाने के लिए वे बहुमत देंगे। तो इसी कारण उन दोनों लोगों को राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट में शामिल नहीं किया
नहीं किया जाता। तो इन सदस्यों की संख्या कितना है? 2, क्योंकि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को क्या करता है? लोकसभा के अंदर में मनोनीत करता है, जबकि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 12। साथ ही साथ दोनों सदनों के जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, लोकसभा के 2 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य, ये सभी सदन जो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। जिस प्रकार जो चुनाव है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन इसमें विधानसभा के सदस्य और उपराज्यपाल, जो केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या फिर प्रशासक होते हैं, वे भी भाग नहीं लेंगे। तो विधानसभा के सदस्य राज्यों के सदन के सदस्य भी भाग नहीं लेंगे। विधानसभा के सदस्य ये भी भाग नहीं लेंगे, और साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के उपराज्यपाल या फिर प्रशासक वो भी भाग नहीं लेंगे। तो चारों लोग, कौन कौन लोग जो है इसके महाभियोग में भाग नहीं लेंगे? लोकसभा के जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य हैं 2, राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के जो द्वारा जो मनोनीत सदस्य हैं 12, तो सदन के ये 14 सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि विधानसभा के सदस्य एमएलए भाग नहीं लेते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल या प्रशासक हैं वे भी महाभियोग में, राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते। तो ये है अनुच्छेद 61 में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है और महाभियोग कौन कौन लगाते हैं। तो अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। याद रखेंगे, ये से पूछ लिया जाता है कि भारत में कितने राष्ट्रपति पर अभी तक महाभियोग लगाया गया है। तो अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, क्योंकि किसी भी राष्ट्रपति ने अभी तक संविधान के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। आर्टिकल 53 में क्या कहता है कि आर्टिकल 53 में कहता है अनुच्छेद 53, इसमें राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में वर्णन है। तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में वर्णन है कि कौन कौन सी कार्यपालिक शक्ति है राष्ट्रपति की। तो उसे हम लोग देख लें। कार्यपालिक शक्तियां को कार्यकारी शक्तियां भी कहते हैं। सबसे पहला कि भारत सरकार के सभी शासन किसके नाम पर चलाए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम पर ही चलाए जाते हैं।
ये आर्टिकल 77 में यह लिखा हुआ है। आर्टिकल 77 में क्या लिखा गया है कि भारत के सभी शासन व्यवस्था, भारत सरकार के सभी शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के नाम पर चलाए जाते हैं। राष्ट्रपति के नाम पर चलाए जाते हैं। यह बात लिखा गया है आर्टिकल 77 में कि जितनी सारी भारत सरकार की शासन व्यवस्था है वह सभी राष्ट्रपति के नाम पर ही चलाया जाता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करने का काम भी राष्ट्रपति का ही है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं उसके सलाह पर अन्य मंत्री परिषदों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 75 में यह बात लिखा गया है। सबसे पहला कि भारत सरकार के सभी शासन व्यवस्था जो है, भारत सरकार के सभी शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के नाम पर चलाए जाते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 77 में है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसके सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। यह भी लिखा गया है आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति बहुमत दल के सदस्यों में थे बहुमत दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। जो जिस दल का बहुमत साबित होगा तो उसी सदस्यों में से कोई एक प्रधानमंत्री बनेगा, जिस पर अंतिम हस्ताक्षर कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा अंतिम हस्ताक्षर होता है। इसके बाद शपथ भी दिलाता है राष्ट्रपति। किसे? तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ भी दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। तो ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। उसके बाद मंत्री परिषद दोहरी शपथ लेते हैं, अर्थात 2 बार शपथ लेते हैं। एक जब मंत्री बनते हैं तब, और दूसरी बार जब लोकसभा के वे सदस्य बनते हैं। तो दोनों ही समय राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री के समक्ष शपथ दिलाते हैं। उसके बाद महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी जो कि राज्य सरकार का सबसे ऊपर न्याय प्रधान होता है सरकार का, तो मंत्री परिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति, इसे भी हम लोग देखेंगे कि महान्यायवादी क्या है। अटॉर्नी जनरल
अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटरी जनरल, सभी को हम लोग देखेंगे। तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, और महान्यायवादी को शपथ भी कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति ही दिलाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के संघ के मामले में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से सूचना को प्राप्त करने का अधिकार है। यह बात लिखा गया है आर्टिकल 78 में कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपना सूचना किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सूचना पाने का अधिकार तो राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री अपनी सूचनाएं किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। जिसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 78 में है, अनुच्छेद 78 में। हम लोग आगे देखेंगे कि लोकसभा, जब हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है, कैग, तो उसकी भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो कैग की नियुक्ति, जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है, इसको शपथ भी दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका वर्णन किस में है? आर्टिकल 148 में है। 148 में क्या लिखा गया है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, इसका वर्णन किस में है? तो आर्टिकल 148 में कैग का वर्णन है, CAG। इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद इसे शपथ भी कौन देता है? तो 148 में लिखा गया है आर्टिकल में कैग के बारे में। उसके बाद कैग को शपथ भी कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति ही। ये सभी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं। और महान्यायवादी को शपथ भी कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति ही दिलाता है। अब देखिए, जितने सारे राज्यों में राज्यपाल हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल का वर्णन किस में है? 155 में, और उनको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। तो राज्यों के राज्यपाल, साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल या प्रशासक कहे जाते हैं, तो उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में लिखा गया है। उसके बाद जितने सारे उपराज्यपाल होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दिल्ली, तो इन सभी उपराज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या फिर प्रशासकों की नियुक्ति, या फिर उपराज्यपाल या प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग अर्थात जो यूपीएससी, जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं, तो उनकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसके सदस्यों की नियुक्ति, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। यह भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं इसके सदस्यों की नियुक्ति। इसका जो वर्णन है आर्टिकल 316 में है, अनुच्छेद 316 में, कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो वर्णन है किसमें है? तो आर्टिकल 316 में। इम्पोर्टेंट है यह भी, अनुच्छेद 316। तो ये सभी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं। उसके बाद एससी एसटी और जो ओबीसी हैं उसके लिए एक आयोग का भी गठन करता है राष्ट्रपति। तो अनुसूचित जाति, जो हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की भी नियुक्ति करता है कौन? तो राष्ट्रपति। आयोग की नियुक्ति। तो एससी एसटी और जो ओबीसी हैं तो उनके लिए एक आयोग का गठन भी करता है राष्ट्रपति। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की भी नियुक्ति करता है कौन? तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। तो मुख्य चुनाव और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसके बाद जो राजदूत होते हैं, जैसे कि किसी देश में भारत के राजदूत बनते हैं, राजनयिक बनते हैं, तो उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राजदूतों और अन्य राजनयिकों की नियुक्ति, राजदूतों एवं अन्य राजनयिक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। इसके बाद राज्यों के मध्य समन्वय हेतु अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। याद रखेंगे कि राज्यों के मध्य समन्वय हेतु राज्यों के मध्य समन्वय हेतु अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य की भी नियुक्ति करता है। परिषद के सदस्यों की नियुक्ति।
तो याद रखेंगे कि राज्यों के मध्य समन्वय हेतु अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। जो अल्पसंख्यक आयोग होता है उसका गठन अल्पसंख्यक आयोग और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो यह पूछा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, जो पहले थे श्री सुकुमार सेन। तो उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है अल्पसंख्यक आयोग और उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संघीय क्षेत्र के मुख्य आयुक्त वित्त आयोग के सदस्य, जो फाइनेंस कमिश्नर होता है, उसकी भी नियुक्ति करता है। तो वित्त आयोग, फाइनेंस जो कमीशन होता है, वित्त आयोग और उसके सदस्यों की नियुक्ति सारे को हम लोग देखेंगे सभी के आर्टिकल के साथ। तो ये इतने सारे जो काम होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो ये तो था हमारा राष्ट्रपति का जो कार्यकारी शक्तियां हैं। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, तो राष्ट्रपति के कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं, तो उसे हम लोग देखें। संसद के 3 अंग हुए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो राष्ट्रपति है संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद का अभिन्न अंग होता है। अर्थात संसद इन्हीं तीनों से मिलकर बना होता है। तो इम्पोर्टेंट है कि संसद के अंतर्गत हम लोग कह देंगे कि केवल लोकसभा और राज्यसभा आता है, तो यह सही नहीं है। इसके अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा और फिर राष्ट्रपति आता है। इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अब देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में क्या है कि साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा और कला से संबंधित 12 सदस्यों को राज्यसभा का सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है। कि साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और कला से संबंधित विद्वान व्यक्तियों को 12 व्यक्तियों को व्यक्तियों का राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनयन, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत करता है। तो एक तो फैक्ट यहीं पे पूछा गया कि कितने लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। तो 12 जो साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या फिर कला से संबंधित कोई विशेष योगदान रखते हों तो उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है। इसका वर्णन है आर्टिकल 80 के तीसरे में, जो तीसरा शर्त है, अनुच्छेद 80 के तीसरे शर्त में इसका वर्णन है। याद रखेंगे अनुच्छेद 80 के तीसरे में इसका वर्णन है।
अब राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और निर्वाचित सदस्यों में से कोई भी आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य नहीं है तब, अर्थात यदि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में से यदि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में से कोई भी आंग्ल इंडियन का सदस्य नहीं है तो 2 सदस्यों को वह क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। यदि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में एक भी आंग्ल इंडियन, आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, वही अंग्रेज जो भारत से चले गए आज़ाद होने के बाद और कुछ बच गए तो उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो एक भी एंग्लो इंडियन नहीं है तो राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा के सदस्य में मनोनीत कर सकता है। तो एक फैक्ट तो इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के कितने लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो 12 व्यक्तियों को जो किसी विशेष क्षेत्र में महारत हासिल किए हों, जैसे कि साहित्य में, विज्ञान में, समाज सेवा में या फिर कला के क्षेत्र में। लेकिन लोकसभा के 2 सदस्यों को वह मनोनीत कर सकता है, अर्थात आंग्ल इंडियन को, अर्थात वे अंग्रेज भारतीय जो भारत के स्वतंत्रता के बाद चले गए और उनके कुछ फैमिली यहाँ पे रह गए, तो उनमें से 2 सदस्यों को वह मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। याद रखेंगे, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 331 में है कि लोकसभा के अधिकतम 2 आंग्ल इंडियन सदस्यों की मनोनयन कौन करता है, तो राष्ट्रपति, जिसका वर्णन अनुच्छेद 331 में है। इंपॉर्टेंट है 331। अब है लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उप अध्यक्ष की नियुक्ति, यदि मान लेते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष और उप अध्यक्ष का पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से लोकसभा के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त करता है। तो यदि लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। तो यदि दोनों का पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष दोनों की नियुक्ति आसानी से कर सकता है। तो ये तो था लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति। अब राज्यसभा के बारे में भी देखा जाए तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की नियुक्ति,
राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की नियुक्ति। उपसभापति की नियुक्ति। तो जो राज्यसभा का सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति ही होता है। याद रखेंगे कि जो राज्यसभा का सभापति होता है तो वह जो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, वही होता है। तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की नियुक्ति। यदि राज्यसभा का सभापति नहीं है तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता। तो लेकिन विवेक से यह सभापति और उपसभापति की नियुक्ति कर सकता है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही सभापति और उपसभापति हो सकते हैं, क्योंकि सभापति अपने पद का त्याग उपसभापति को देता है, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद का त्याग उप अध्यक्ष को देता है। अब है कि लोकसभा के चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र लोकसभा के चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र और हर वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करता है। तो संसद का जब सत्र आरंभ हो जाएगा, लोकसभा के चुनाव के बाद जब संसद का प्रथम सत्र की शुरुआत होगी और प्रत्येक वर्ष जब सत्र का आरंभ होगा तो दोनों सदनों को संयुक्त रूप से कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति क्या करता है, तो राष्ट्रपति जो होता है वह संबोधित करता है। तो याद रखेंगे कि संसद के दोनों सत्रों का संबोधन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है प्रथम सत्र के आरंभ में, और लोकसभा के चुनाव के बाद संसद का जो प्रथम सत्र होता है उसके बाद। राष्ट्रपति कभी भी सदन के किसी एक सदन में या दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है या फिर संदेश भेज सकता है, तो जिसका उल्लेख आर्टिकल 86 में है। आर्टिकल 86 में है। क्या है आर्टिकल 86 में? कि संसद के किसी भी सदन संसद के किसी भी सदन में या दोनों सदनों में संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है। कौन? संबोधन या फिर संदेश भेज सकता है। तो राष्ट्रपति, अभी हमने बताया कि संसद के किसी भी सदन में या फिर दोनों सदनों में संयुक्त रूप से
यह क्या कर सकता है, तो संबोधित भी कर सकता है या फिर उनमें संदेश भेज सकता है। और इसका वर्णन अनुच्छेद 86 में लिखा भी गया है, आर्टिकल 86 में, कि राष्ट्रपति के द्वारा संदेश भेजना या फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संबोधन करना, अध्यक्षता करना किसके द्वारा है, तो राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 86 में लिखा गया है। संसद के सत्र का आरंभ और अंत और लोकसभा को विघटित करने का काम किसका है, तो राष्ट्रपति का है। याद रखेंगे, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर यह सभी काम करता है। इन सभी का वर्णन आर्टिकल 85 में है। तो संसद का सत्राहूत, संसद का सत्राहूत, संसद नहीं सदन, सदन, सत्राहूत का मतलब होता है सत्र का प्रारंभ, सदन का सत्राहूत अर्थात सत्र का प्रारंभ। उसके बाद सत्रावसान, सत्रावसान अर्थात सत्र का समाप्ति, सत्र का अंत। उसके बाद लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन, जिसका वर्णन आर्टिकल किसमें है, 85 में। तो ये सभी काम, जैसे कि संसद के सत्र का आहूत अर्थात सत्र का प्रारंभ, सत्र का अंत अर्थात सत्रावसान, लोकसभा का विघटन जिसका वर्णन आर्टिकल 85 में है, ये सभी मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है। मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। याद रखेंगे कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा का विघटन भी कर सकता है, सत्र का अंत अर्थात सत्रावसान भी कर सकता है, सत्राहूत अर्थात सत्र को प्रारंभ भी कर सकता है, और जो लोकसभा का विघटन है मंत्री परिषद की सलाह पर, वह राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत कर सकता है। एक बात याद रखेंगे कि राज्यसभा जो होता है वह कभी भंग नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और लोकसभा एक अस्थाई सदन है, जिसको हम लोग आगे भी देखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर ही विघटन होता है। अब है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता क्योंकि वह अस्थाई सदन है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता क्योंकि वह अस्थाई सदन है। क्योंकि वह अस्थाई सदन है। इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है कि राज्यसभा का विघटन क्यों नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो 1/3 सदस्य है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं, सेवा निवृत्त हो जाते हैं, कि इसका विघटन इसलिए नहीं होता और अस्थाई सदन कहते हैं। इसका विघटन इसलिए नहीं होता, या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है, या फिर इसका विघटन इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, तो काफी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद
इसके 1/3 सदस्य, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इसीलिए इसे अस्थाई सदन कहते हैं। यह कभी भंग नहीं होता, इसे कभी विघटन नहीं किया जा सकता। यदि किसी यदि किसी साधारण विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा यदि किसी साधारण विधेयक को लेकर, हम लोग देखेंगे वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, ये सब देखेंगे, राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो जाए, तो उनका संयुक्त अधिवेशन भी बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। तो उनका संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन अर्थात बैठक, तो उनका संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। जिसका वर्णन अनुच्छेद 103 में भी है। अनुच्छेद 103 कि यदि किसी साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों में अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए तो उनका संयुक्त अधिवेशन भी बुलाता है कौन? तो राष्ट्रपति, जिसका वर्णन आर्टिकल 103 में भी है। इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और गौर करेंगे कि संविधान के संशोधन के विधेयक और जो धन विधेयक होता है, जिसे वित्त विधेयक भी कहते हैं, तो उस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन के विधेयक पर, धन विधेयक और संविधान संशोधन के विधेयक पर राष्ट्रपति को क्या है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार नहीं है। तो केवल साधारण विधेयक पर ही दोनों सदनों में यदि मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। लेकिन यदि कोई फाइनेंस एक्ट हो, फाइनेंस का जो बिल हो, विधेयक हो, और जो संविधान में अमेंडमेंट लाना हो, तो उन सभी विधेयक पर राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट है, यह पूछा गया है कि राष्ट्रपति किस अधिवेशन को नहीं बुला सकता। तो याद रखेंगे धन विधेयक और संविधान संशोधन के विधेयक पर। केवल यह साधारण जो विधेयक है उसका ही बैठक कर सकता है, संयुक्त बैठक अधिकार नहीं है।
तो ये तो था हमारा राष्ट्रपति के कुछ विधायी शक्तियाँ और फिर राष्ट्रपति के जितने सारे कार्यकारी शक्तियाँ थीं। इसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के और भी विधायी शक्तियाँ हैं, जैसे कि जो डाक विधेयक बनाने का है, कई सारे अध्यादेश जारी करने का है, तो कई सारे वीटो पावर है राष्ट्रपति के पास, तो उसको हम लोग देखेंगे जेबी विशेषाधिकार। तो अगले वीडियो में हम लोग इन सभी पावर को देखेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत, और साथ ही साथ इसकी न्यायिक शक्तियाँ भी देखेंगे और आपातकालीन शक्तियाँ जो 352 से 360 तक राष्ट्रपति लगा सकता है। बाह्य आक्रमण के समय, आंतरिक कलह के समय, देश में यदि आपात स्थिति लागू हो गई या फिर कोई वित्तीय आपात लागू हो गया तो 360 लागू कर सकता है, 360। तो इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद इस राष्ट्रपति के इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग समाप्त करेंगे। फिर जितने सारे राष्ट्रपति हैं उनको देखेंगे शुरू से लेके अभी तक के, और फिर उपराष्ट्रपति को देखेंगे, और यह संसद का जो एक पार्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वह समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और राष्ट्रपति को कंटिन्यू करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।